Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Welcome to online class of Financial Statement Analysis and Valuation. Today we are conducting our 11th lecture and I'm your instructor Sayyida Arooj Naz. क्लास प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस देखे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस। उसके अंदर स्पेसिफिकली अगर बात करें रिसेंट लेक्चर्स के अंदर तो हमने रेशियो एनालिसिस स्टडी किया और रेशियो एनालिसिस में हमने लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज जिसके अंदर बेस्ड ऑन सेल्स एंड बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया। उसके बाद हमने टर्नओवर रेशियोज की बात की। उसके बाद जो आपकी सेकंड असाइनमेंट आपको दी गई थी और उस असाइनमेंट में आप सबको एक एक कंपनी सिलेक्ट करनी थी, पाकिस्तान बेस्ड कंपनी, और उस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रीसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर 3 इयर्स आपने लेनी थी और उन स्टेटमेंट्स के ऊपर आपने ये सारे एनालिसिस जो है ये करने थे। अब जो आपकी सेकंड असाइनमेंट थी, जब आपने अपनी सारी सब स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी बैलेंस शीट्स जो हैं वो अटैच की अपनी असाइनमेंट के साथ, तो उन बैलेंस शीट्स के अंदर ये नोट किया गया कि बहुत से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे पर्टिकुलर्स ऑफ द बैलेंस शीट जो हैं, वो जो रेगुलर बैलेंस शीट जो हम बुक्स के अंदर पढ़ते हैं, जो लेक्चर्स के अंदर देखते हैं, सुनते हैं, वो पर्टिकुलर्स उन नाम के साथ नहीं गिवन जो पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज की बैलेंस शीट्स के अंदर है। तो बहुत से स्टूडेंट इससे कंफ्यूज भी हो गए और उनको समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने किस तरह इन पर्टिकुलर्स को वो यूज करें। जो स्पेसिफिकली आपको रेशियोज के अंदर वैल्यूज चाहिए होती हैं, जैसे करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, तो और वो तो प्रॉपर आपको हाईलाइटेड मिल जाती हैं बैलेंस शीट्स के अंदर। लेकिन कुछ हमारी ऐसी रेशियोज होती हैं जो कि हमें एक एक करके वहां से बैलेंस शीट के अंदर से हमने चूज करनी होती हैं कि ये रेशियोज। तो जब ऐसी रेशियोज जिनके लिए हमने सिलेक्टिव कंपोनेंट्स उठाने होते हैं बैलेंस शीट के अंदर से और उन कंपोनेंट्स के नाम भी डिफरेंट हों, तो फिर थोड़ी डिफिकल्टी हो जाती है और अंडरस्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम आती है कि ये कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने इससे पहले ये नाम सुने नहीं हैं या इस तरह। तो इसलिए मैंने आज एक ये लेक्चर प्रिपेयर किया है ताकि आपको इन कंपोनेंट्स की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, इनसे आपकी फेमिलियरिटी हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली जब आपने पास आउट हो के कहीं जॉब करेंगे, कहीं अपना बिजनेस इस्टेब्लिश करेंगे, तो आपने इसी पैटर्न के ऊपर आपने भी बैलेंस शीट्स बनानी है, इसी पैटर्न के ऊपर आपने बैलेंस शीट जो है एनालाइज भी करनी है, आपने एनालिसिस भी करना है। आप कोई भी कैरियर चूज करेंगे तो आपका जो वास्ता पड़ेगा वो इसी टाइप की स्टेटमेंट्स के साथ पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप जो हैं वो आप फेमिलियर हों इन टर्म्स के साथ जो कि थोड़ी डिफरेंट हैं रेगुलर टर्म्स जो हम बुक्स के अंदर या लेक्चर्स के अंदर पढ़ते हैं, और वो टर्म्स इंटरनेशनली यूज होती हैं, बट क्योंकि हर कंट्री का अपना अपना कल्चर होता है, अपने अपने सेट पैटर्न के अकॉर्डिंगली वो अपने स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो यहाँ भी थोड़ा पाकिस्तान के अंदर जो कंपनीज है उनका भी थोड़ा डिफरेंस है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो आज उन कंपोनेंट्स के ऊपर थोड़ी आपको इलेबोरेशन देनी है, थोड़ा आपको गाइड करना है, थोड़ी आपको इंफॉर्मेशन देनी है कि ये किस तरह है। फॉर एग्जाम्पल हमने कैलकुलेट करनी थी क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के अंदर हमें वो एसेट्स चाहिए होते हैं जो कि क्विकली कन्वर्टेबल हों इनटू कैश। क्विकली मींस कि अगर आपके करंट एसेट्स हैं तो वो विद इन 1 ईयर उनकी कन्वर्जन होती है इनटू कैश, बट अगर 1 ईयर से कम टाइम फ्रेम के अंदर हमें कैश के अंदर कन्वर्ट करना हो तो हम उनको क्विक रेशियो के थ्रू कैलकुलेट करते हैं और उन एसेट्स को क्विक एसेट्स कहते हैं। तो जब हमने सिलेक्शन करनी हो करंट एसेट में से या फिल्टर आउट करना हो करंट एसेट्स को इनटू क्विक रेशियो या क्विक एसेट्स निकालने हो उसमें से, तो फिर हम किस तरह किस बेस के ऊपर उसको सिलेक्ट करते हैं। तो जब हमने लिक्विडिटी रेशियोज पढ़ा था और क्विक रेशियो पढ़ा था तो हमने ये वहां पे ये बात की थी कि जो क्विक एसेट्स होते हैं उसको हम इस बेस के ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं कि जहां पे आपको कैश कन्वर्जन के अंदर कोई प्रोसेस इन्वॉल्व ना हो। जहां पे कोई प्रोसेस इन्वॉल्व होगा मींस कि वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा और वो क्विक के अंदर कंसिडरेबल नहीं करते।
अब यहाँ पे हम अगर डिस्कस करें करंट एसेट्स, पहले इन पर्टिकुलर्स को देख लेते हैं कि इनका क्या क्या मतलब है। फर्स्ट कंपोनेंट है स्टोर्स, स्पेयर एंड लूज टूल। अब ये स्टोर एंड स्पेयर जो है ये रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर वो मटेरियल होते हैं जो कि डेली बेस के ऊपर कंज्यूम होते हैं ऑपरेशंस के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, बट इसको हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल ये मटेरियल जो है ये स्टेशनरी की फॉर्म के अंदर हो सकता है, ये स्पेयर पार्ट्स की फॉर्म के अंदर हो सकता है, ये जो आपके इक्विपमेंट की मेंटेनेंस के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो वहां के लिए यूज हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट के पैकिंग मटेरियल के लिए यूज हो सकता है। सो कोई भी एडिशनल चीज जो आपके ऑपरेशंस को सपोर्ट करती है उसको आप स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल के अंदर रखते हैं। अब ये जो कंपोनेंट है ये अगर नॉर्मल हम बैलेंस शीट्स के अंदर देखें तो इन्वेंट्री के अंदर ही स्टैंड करता है। सेकेंड पार्ट जो है वो है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड अगेन ये इन्वेंट्री है और ये आपका वो फिनिश गुड फॉर्म्स के अंदर भी हो सकती है ये और ये आपकी जो वर्क इन प्रोसेस के फॉर्म के अंदर गुड्स हैं ये वो भी हो सकती हैं, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपसे जो आपके कस्टमर्स हैं वो आपसे सेमी फिनिश्ड फॉर्म गुड्स लेते हैं, समटाइम आपके कस्टमर्स आपसे फुल फिनिश्ड फॉर्म गुड्स लेते हैं। सो डिपेंड करता है नेचर ऑफ कंपनी के ऊपर। तो इसको हम स्टॉक इन ट्रेड को इस कैपेसिटी के अंदर रखते हैं कि ये सेल होने के लिए जो मटेरियल है ये वो है, और अगेन ये आपका इन्वेंट्री का पार्ट है, ये वर्क इन प्रोसेस भी हो सकता है या आपकी फिनिश गुड्स भी हो सकती हैं। बट द थिंग इज कि आप जब ये सेल होगा, सेल होना एक प्रोसेस है। अगेन सेल के अंदर दो कंपोनेंट्स है, क्या कैश सेल होगा या क्रेडिट सेल होगा। अगर तो कैश सेल होगा अगेन सिंपल एक प्रोसेस एग्जिस्ट करता है, सेल होगा और आपको कैश मिलेगा। लेकिन अगर ये क्रेडिट सेल होगा तो फिर ये क्रेडिट पे सेल होगा, फिर ये अकाउंट रिसीवेबल बन जाएगा। तो एक प्रोसेस जब इन्वॉल्व हो तो फिर हम उस चीज को क्विक एसेट्स के अंदर नहीं कंसिडर कर सकते। तो ये स्टॉक इन ट्रेड आपकी इन्वेंट्री का पार्ट है या इन्वेंट्री इसको कह लें, और स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड लूज टूल भी आपका इन्वेंट्री है। द थर्ड कंपोनेंट इज ट्रेड डेट्स। ट्रेड डेट्स का जो नाम है ये रेगुलर हम बैलेंस शीट्स के अंदर देखें तो हमें अकाउंट रिसीवेबल के नाम से मिलता है। मतलब वही है कि आपने जो गुड्स क्रेडिट के ऊपर सेल की हैं और उसका आपको फ्यूचर के अंदर उसकी रियलाइजेशन होनी है, आपको अमाउंट मिलनी है, तो वो आपके अकाउंट रिसीवेबल होगी। लेकिन यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल का वर्ड यूज नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रेड डेट्स का जो नाम है वो इस्तेमाल हुआ है। फोर्थ पॉइंट जो है, और ये अकाउंट रिसीवेबल है तो इसको हम क्विक एसेट के अंदर रख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो है वो है लोन्स एंड एडवांसेस। अब लोन्स और एडवांसेस के अंदर डिफरेंस है ये दोनों ऐसे कंपोनेंट्स ऑफ द बैलेंस शीट है जो कि 1 ईयर से कम टाइम पीरियड के अंदर दिए जाते हैं और इनकी रिकवरी भी विद इन 1 ईयर होती है। लेकिन फर्क इन दोनों के अंदर ये है कि जो एक लोन आप देते हैं अपने एम्प्लॉइज को ग्रांट करते हैं, या किसी एक कंपनी जो लोन ग्रांट करती है किसी को भी, अपने एम्प्लॉइज को या किसी और कंपनी को या किसी को भी किसी भी नेचर का लोन हो, तो लोन के लिए प्रोसेस होता है, एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है। उसके अंदर देखा जाता है कि उस बंदे की क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है, एक प्रोसेस के बाद उसको लोन ग्रांट किया जाता है। और ये एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, जब आप अपने एम्प्लॉइज की क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं उसको, ये विद इन टाइम पीरियड उस लोन को रिटर्न बैक कर सकता है या नहीं कर सकता। और सेकेंडली ये है कि फिर आपके टर्म्स एंड कंडीशन सेट होती हैं, फिर उसके बाद लोन की अमाउंट सेट होती है, फिर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगता है, फिर उसकी रिकवरी कितने टाइम पीरियड के अंदर होनी है। तो एक डिटेल प्रोसेस एंड प्रोसीजर है। जबकि एडवांसेस जो है वो भी आप अपने एम्प्लॉइज को देते हैं या किसी को भी देते हैं, बट ये ऑन शॉर्ट नोटिस होता है, इमरजेंसी बेस्ड होता है, और इसकी जो अमाउंट होती है वो भी कम होती है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होता है, इसकी अमाउंट भी कम होती है। आपने इमरजेंसी में किसी को कोई अमाउंट दी अपने एम्प्लॉइज को पर्सनल लोन की कैपेसिटी के अंदर। टाइप एडवांसेस जो है ये भी लोन की एक किस्म है, लेकिन इसके अंदर वो फॉर्मल प्रोसीजर्स इन्वॉल्व नहीं है जो कि एक
पर्सनल लोन, किसी को आप अपने फॉर एग्जांपल अपने एम्प्लॉइज को लोन देते हैं घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, कोई भी किसी भी तरह का उनको जो है वो आप क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एक कंपनी जो अपने एम्प्लॉइज को पर्सनल लोन की हैसियत के अंदर कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है तो वो लोन की कैटेगरी में आता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर बड़ी अमाउंट है फिर हम उसको लोन कहेंगे और फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होगा। लेकिन अगर वो छोटी अमाउंट है और विद इन शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर आप देते हैं और फिर आपके एम्प्लॉइज आपको वापस कर देते हैं तो उसको हम एडवांसेस कहते हैं। इसके लिए आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दूंगी मैं, जहां पे इन सारे कंपोनेंट्स को हाईलाइटेड किया है और इनको आपको थोड़ी इलेबोरेशन के साथ बताया गया है। तो लोन्स एंड एडवांसेस का कंपोनेंट हम क्विक के अंदर शामिल करेंगे या नहीं, तो अगर तो यहाँ पे लोन एंड एडवांसेस दोनों लिखा है तो आप इस कंपोनेंट को क्विक के अंदर मत शामिल करें। लेकिन अगर यहाँ पे जस्ट एडवांसेस लिखा है तो फिर आप इसको क्विक के अंदर शामिल कर सकते हैं, क्योंकि 2-3 महीने या शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोन देते हैं और उसकी आपको रिकवरी हो जाती है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म है या 1 साल की टाइम पीरियड के अंदर 12 मंथ्स तक के लिए है तो फिर आप इसको क्विक के अंदर कंसीडर मत करें। देन फोर्थ पॉइंट इज देन डिपॉजिट एंड प्री पेमेंट्स। अगर डिपॉजिट एंड प्री पेमेंट्स हो, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड प्री पेमेंट्स हो, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एंड प्री पेमेंट्स हो, अगर वहां पे प्री पेमेंट का वर्ड है मींस कि आपने कोई पेमेंट एडवांस में कर दी है, उसके अगेंस्ट आपको अब सर्विसेज मिलेंगी तो आप या गुड्स मिलेंगी तो आपने वो कैश के अंदर मटेरियलाइज नहीं हो सकती, वो चीज वो रियलाइज नहीं हो सकती कैश के अंदर, तो आप उसको क्विक के अंदर नहीं रख सकते। तो प्री पेमेंट्स की कोई भी वैल्यू होगी आप उसको क्विक एसेट्स के अंदर नहीं रखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट्स। अगर तो इन्वेस्टमेंट ये होता है कि आप कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी प्रोजेक्ट के अंदर, कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है किसी कंपनी को की कोई शेयर्स परचेज किए हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने विद इन 1 ईयर टाइम पीरियड के लिए की है, लेकिन ऑब्वियसली हर इन्वेस्टमेंट का भी एक टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। तो अगर आपको क्विक एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट रखनी है तो आप एकदम से अपनी उस इन्वेस्टमेंट को जो आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करके की है या किसी कंपनी की के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट की है, किसी एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, तो आप एकदम से वो इन्वेस्टमेंट वापस नहीं ले सकते। लाइकवाइज आपने अगर किसी को लोन दिया है तो आप एकदम से वो लोन को रियलाइज नहीं करवा सकते, रिटर्न नहीं ले सकते। तो जब आप लोन भी नहीं कर सकते और ऐसी इन्वेस्टमेंट के जो एक सेट टाइम फ्रेम होता है, हर इन्वेस्टमेंट का भी टर्म्स एंड कंडीशन सेट होती हैं, तो आप उसको जल्दी जब आपको कैश के अंदर कन्वर्जन करनी है तो आप उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो आप जस्ट इन्वेस्टमेंट का अगर कोई कंपोनेंट आपको आता है तो आप उसको क्विक एसेट्स के अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, अगर करंट एसेट के अंदर आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन आता है तो फिर आप उसको क्विक के अंदर कंसीडर करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द बैलेंस शीट सेज दैट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मींस कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है ट्रेजरी बिल्स के अंदर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है बॉन्ड्स के अंदर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डेरिवेटिव्स फॉरवर्ड्स के अंदर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है आपके जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो आपके बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट्स या इस तरह की जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे इन्वेस्टमेंट की हुई है। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर हो, वो शॉर्ट टर्म नेचर की है, वो जल्दी कैश के अंदर रियलाइज हो जाती है, तो उसको आप कंसीडर करेंगे क्विक एसेट्स के अंदर। लेकिन जस्ट इन्वेस्टमेंट हो तो फिर आप इसको अवॉइड करें, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो फिर आप इसको क्विक एसेट्स के अंदर ले सकते हैं। देन अदर कंपोनेंट इज अदर रिसीवेबल्स। तो किसी भी तरह के कोई भी रिसीवेबल्स हैं वो एक टाइम पीरियड आपको गिवन होगा, उसके ऊपर वो रियलाइज हो जाएंगे, वो मिल जाएंगे, उसको आप क्विक के अंदर कंसीडर कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ रिसीवेबल्स आर कैन बी कंसिडरेबल इन क्विक एसेट्स। देन कम्स सेल्स टैक्स रिसीवेबल, कि आपने सेल्स टैक्स कुछ एक्स्ट्रा पे कर दिया होगा तो वो रिफंड हो गया या वो रिसीव आपको होना है या रिकवरेबल है,
तो वो जो अमाउंट, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि FBR की जो टैक्स का सिस्टम है वो सब ऑनलाइन बेस्ड है। तो अगर आपने एक्स्ट्रा कोई कर दिया है तो आपकी एसेट्स की वैल्यूएशन हुई और आपका टैक्स जो है वो रिकवरेबल बनता है या रिफंड होना है, तो वो आपको इजिली वो पता चल जाता है कि ये आपकी रिकवरी बनती है, तो वो इजिली आपके नाम का चेक बन जाएगा, बैंक बैलेंस के अंदर आपकी अमाउंट वापस आ जाएगी। तो या आपकी जो आपको रीपेमेंट उसकी हो जाएगी। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको फिर हम रिसीवेबल्स को कंसिडर करते हैं क्विक एसेट्स के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है टैक्सेशन का, टैक्सेशन को ऑब्वियसली नहीं करेंगे, आपने टैक्स पे कर दिया है, प्री पेमेंट्स हो गई हैं, तो टैक्स को हम क्विक एसेट्स के अंदर कंसिडर नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन इज कैश एंड कैश बैलेंसेस। तो जितने भी आपके कैश और कैश बैलेंसेस होंगे वो आपकी क्विक एसेट्स होंगे। तो इस लिस्ट के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द बैलेंस शीट जो हमने देखी पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज की, उनके अंदर करंट एसेट्स के यही कंपोनेंट्स जो हैं वो फॉलो किए जाते हैं इसी पैटर्न के ऊपर। स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स आपकी क्विक एसेट नहीं है, स्टॉक इन ट्रेड आपका क्विक एसेट नहीं है, ट्रेड डेट्स आपका क्विक एसेट है, ये अकाउंट रिसीवेबल है, लोन्स एंड एडवांसेस आपका क्विक एसेट नहीं है, अगर जस्ट एडवांसेस हो तो फिर आप इसको क्विक के अंदर कंसिडर करें। डिपॉजिट्स एंड प्री पेमेंट्स आपका क्विक एसेट नहीं है, ये प्री पेमेंट्स है, आपको कैश नहीं मिलना, ये क्विक एसेट नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स आपका क्विक एसेट नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो तो आप उसको क्विक के अंदर कंसिडर करें। अदर रिसीवेबल्स आपका क्विक एसेट है। उसके बाद सेल्स टैक्स आपका क्विक एसेट है। उसके बाद टैक्सेशन नेट क्विक एसेट नहीं है। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस आपका क्विक एसेट है। और जब कैश रेशियोज की बात आती है, जहां पे जस्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स या मार्केटेबल सिक्योरिटीज को हम कंसीडर करते हैं अपनी कैश रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, तो इस लिस्ट के अंदर से अगर हमने कैश रेशियो कैलकुलेट करनी है तो हमारे पास जस्ट वन कंपोनेंट है एंड दैट इज कैश एंड बैंक बैलेंसेस। क्योंकि इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं कोई नहीं, और लोन है, लोन एंड एडवांसेस है, लेकिन वो एक साथ है तो उसको हम कैश इजिली कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता। अगर एक कंपनी ने किसी को लोन दिया हुआ है तो वो उसको इमीडिएटली कैश के अंदर रियलाइज नहीं करवा सकती। ऑब्वियसली एक सेट प्रोसीजर होता है, टर्म्स कंडीशन सेट होती हैं, टाइम फ्रेम सेट होता है, तो आप किसी को इस तरह नहीं कह सकते कि इसको लोन को रिटर्न कर लें। होपफुली इन कंपोनेंट्स की अब थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन के बाद आपको इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये कंपोनेंट्स जो हैं किस तरह, कौन से क्विक के अंदर आने चाहिए थे और कौन से क्विक के अंदर नहीं आने चाहिए थे, या कौन से कैश के अंदर होने चाहिए थे और कौन से नहीं होने चाहिए थे। दूसरी स्टेटमेंट जो हम स्टडी कर रहे थे, जिसके ऊपर हमने रेशियोज की कैलकुलेशन करनी थी, वो है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। और ये भी पाकिस्तान बेस्ड कंपनीज की ही इनकम स्टेटमेंट है। और पाकिस्तान के अंदर कंपनीज किस पैटर्न को फॉलो करती हैं अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर, हम उसके ऊपर जरा बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका जो सेल्स से स्टार्ट होती है आपकी इनकम स्टेटमेंट, आपकी इनकम स्टेटमेंट ओपन ही द स्टार्टिंग पॉइंट इज सेल्स। सेल्स को हम रेवेन्यू भी कहते हैं, सेल्स को हम टर्नओवर भी कहते हैं। तो पहले तो इसको आप कि ये 3 डिफरेंट नेम्स के साथ इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट हो सकती है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो थे वो थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ पे सेल्स की वैल्यू नहीं लिखी हुई, यहाँ पे टर्नओवर लिखा हुआ है। तो टर्नओवर लिखा हो या सेल्स लिखा हो या रेवेन्यू लिखा हो, बात एक ही है। जब सेल्स के अंदर से आपकी कोई सेल्स रिटर्न है या आपकी क्रेडिट सेल्स है, वो आपकी माइनस हो जाती हैं, और उसके बाद आपको एक नेट सेल्स की वैल्यू, नेट रेवेन्यू या नेट टर्नओवर की वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ इस स्टेटमेंट के अंदर सिंपल सेल्स गिवन है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उसको जब आप माइनस करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अगर तो लॉस है तो वो ब्रैकेट के अंदर आपको गिवन होगा, अगर प्रॉफिट है तो वो विदाउट ब्रैकेट होगा। जब ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास वैल्यू आ जाती है तो उसके अंदर से फिर हम ग्रॉस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, तो अब हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने माइनस करने होते हैं अपने ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से, हमने वो उसके अंदर से डिडक्ट करने होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन से हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी हम इनको कहते हैं और इनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कहते हैं। तो जब हम अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर से माइनस करेंगे, ये बॉक्स के अंदर आपको
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ये 3, क्योंकि हमने इनको ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर इस वैल्यू को, इस बॉक्स वाले जो एक्सपेंसेस हैं 3, इसको माइनस करना है अपने ग्रॉस प्रॉफिट से। तो हम इनको एक तो ब्रैकेट के अंदर इनको मेंशन करेंगे कि ये हमने नेगेटिव है, इस वैल्यू को माइनस करना है। और जब हम इस वैल्यू को अपने ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर चुकेंगे तो जो हमारे पास एक वैल्यू आएगी, अगर हमारी ऑपरेशंस के अंदर से कोई इनकम बनती है तो हम उसको इस वैल्यू के अंदर एड अप करेंगे। और ये अदर इनकम बनती है, ये भी हमारी थ्रू ऑपरेशंस है। तो जब हम इस इनकम को इस वैल्यू के अंदर एड अप करेंगे तो ये हमें एक जो नेट आंसर मिलेगा, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं या प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कहते हैं। और यहाँ पे इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर 764852 जो है यह हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेशंस है। ये वो वैल्यू है जिसके ऊपर हम ऑपरेटिंग रेशियो जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने क्या किया है कि उन्होंने प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसकी वैल्यू लेके तो उसके ऊपर कैलकुलेशंस की है। हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट एंड टैक्सेस लेके भी कर सकते हैं अगर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिवन ना हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये हुई है कि यहाँ पे एक टर्म मेंशन है फाइनेंस कॉस्ट। अब ये फाइनेंस कॉस्ट क्या है? ये फाइनेंस कॉस्ट आपका इंटरेस्ट है जो आपने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर से माइनस करना है। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू आपकी, इसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कहते हैं और इसको हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ने अर्निंग बिफोर टैक्स वाली वैल्यू तो उठाई है जो कि यहाँ पे मेंशन है, बट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट वाली वैल्यू नहीं उठाई। तो वहां पे एक कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस्टेक हो गई कि यहाँ पे हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट की वैल्यू उठानी थी, उसके बाद हमने उसके अंदर से इंटरेस्ट को माइनस करना था। और इंटरेस्ट किसी भी इनकम स्टेटमेंट के अंदर इंटरेस्ट के नाम से वैल्यूज गिवन नहीं है, वहां पे फाइनेंस कॉस्ट लिखा हुआ है। मींस के वो इंटरेस्ट को फाइनेंस कॉस्ट कह के उसको डिडक्ट कर रहे हैं अर्निंग बिफोर जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उससे। जब इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट इसमें से माइनस की तो ये जो आपका आंसर आता है 26043, ये आपका अर्निंग बिफोर टैक्स की वैल्यू होगी। फिर इसमें से आप कोई आपका कोई प्रॉफिट का कोई एसोसिएशन है, कुछ इनकम आ रही है तो आप इसके अंदर वो एड अप करेंगे तो आपका प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्सेशन है। अभी आपने टैक्स इसके अंदर से माइनस नहीं किया, जस्ट इंटरेस्ट माइनस किया है। और एडिशनली कहीं पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है बैंक के अंदर है तो वहां से कोई प्रॉफिट आता है तो वो आप इसके अंदर एड अप भी कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंस कॉस्ट एक्सपेंस माइनस किया तो कोई कहीं से कोई प्रॉफिट आ रहा है तो उसको ऐड भी कर लेंगे। उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। अभी हमने टैक्स इसमें से डिडक्ट नहीं किया होगा, उसके बाद हम टैक्सेशन की वैल्यू इसके अंदर से माइनस करेंगे। तो टैक्स माइनस करने के बाद एट लास्ट हमारे पास वैल्यू आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन। अब अगर बहुत सी इनकम स्टेटमेंट जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन पे एंड हो जाती हैं, लेकिन बहुत सी इनकम स्टेटमेंट जो है उनकी फर्दर प्लस माइनस उसके वैल्यू के अंदर हो रहा है और उसके बाद वो नेट इनकम या नेट अर्निंग या नेट प्रॉफिट की वैल्यू वो देते हैं, तो वो इनकम स्टेटमेंट्स यहाँ पे आपकी इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे एंड हो जाती है। उसके बाद आपकी शेयर की पर शेयर वैल्यू कैलकुलेट होती है, तो वहां पे तो आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज योर नेट इनकम। लेकिन उसके बाद अगर आपका कोई एक्सपेंस माइनस हो रहा है या कोई इनकम ऐड हो रही है तो उसके बाद जो आपका नेट इनकम या नेट प्रॉफिट होगा तो आपने वो नेट इनकम, वो नेट प्रॉफिट, वो नेट अर्निंग लेके अपनी नेट प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है।